नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय एनसीईआरटी क्लास 8 की हिस्टोरी को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें कि चैप्टर 3 को हम कंप्लीट कर रहे हैं और इसी क्रम में आज चैप्टर 3 के पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया जाएगा और कल चैप्टर 4 में इंटर करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूरोप के लिए फसलें, इससे आगे का चैप्टर कंप्लीट करके पार्ट 1 में वीडियो डाल दिया जा चुका है। तो यूरोप के लिए फसलें, अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। तो अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों और कृषि कार्य से यह उम्मीद जताई कि यहाँ से राजस्व के साथ साथ यूरोप में यदि कुछ ज़रूरत है किसी अन्य फसल की, तो उसकी भी पैदावार यहाँ करवाया जा सकता है भारतीय किसानों से। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। किसका? अफीम और नील की खेती पर, जिसका कि आगे चल करके इस पे विद्रोह होता है। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहीं पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना के लिए, पंजाब में गेहूं और महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल के लिए किसानों से ज़बरदस्ती कराई जाती थी। यह कैसे किया गया? अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरह समझें। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? क्या रंग का भी कोई इतिहास है? तो चित्र संख्या 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दिखाई गई हैं। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि विलियम मॉरिस कहाँ के थे? तो ये ब्रिटेन के थे। और क्या थे? तो प्रसिद्ध कवि और कलाकार भी थे। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पर इसे ही नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं यह रंग किस तरह पैदा किया गया? नील जो रंग है वह किस तरह पैदा किया गया, इसके बारे में हम देखते हैं। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। तो नील पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? आखिर उस नील में क्या ऐसी विशेषता थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। कहाँ? उष्णकटिबंधीय। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंची थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती है, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड
पौधों का ये सब नाम रखिए, याद रखिएगा। ओड, ओड नामक पौधा पर निर्भर रहना पड़ता था। किस रंग के लिए? बैगनी और नीले रंग के। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। नील उष्णकटिबंधीय था और वोड शीतोष्ण क्षेत्र में, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। लेकिन नील रंग ही वहाँ पसंद किया जाता था, इसलिए नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? तो भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। ये देखिए, ये जो है सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत हुई है। देख लेते हैं। सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत अगस्त 1791। जनवरी अस्कुदोलहस्की का चित्र है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिक ने कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1751 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेश में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरेबियाई द्वीप में नील की खेती ठप हो गई। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि फ्रांस में दास प्रथा को कब समाप्त किया गया था? तो 1792 में समाप्त किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नील की खेती ये 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं थे, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। नील की खेती कैसे होती थी, ये देखते हैं। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती।
निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपने जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। अब निज खेती की समस्याएं क्या थीं? बगान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसे जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थीं? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। ये देखिए, आगे चलते हैं। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों की ज़रूरत होती थी उस समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। तो 1 बीघा नील में कितने हल चाहिए थे? 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब जो है रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्ज मिल जाता था। कर्ज लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत का नया कर्जा मिल जाता था और वहीं चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। ये देखिए, इसी तरह से ये नील की खेती का फिगर दिया हुआ है। नील का उत्पादन कैसे होता था, ये देखिए कैसे होता था ये नील का उत्पादन। अब जो है नील की खेती के पास नील का एक कारखाना, विलियम सिम्पान का चित्र। नील गांव आमतौर पर बागान मालिक की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वैट्स हौद में पहुंचा दिया जाता था। हौद को क्या बोलते थे? वैट्स। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद को अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किंडवन या स्टीपर कुंड भी कहा जाता था। जब पौधे किंडवित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद बीटर बाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब वह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थीं और ऊपर साफ द्रव निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड, निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। देखिए,
इस तरह से बिक्री के लिए नील तैयार हो जाता था। चलिए आगे चलते हैं। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जे का सिलसिला कभी खत्म होने ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थीं। बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अब हुआ क्या, उसके बदले में नील का विद्रोह हुआ। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। कब की बात है? 1859 में। और बंगाल में जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमस्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही बगान मालिकों के लाठीधारों गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इनमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंध को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन जो है धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वो उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में
महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो यहीं से 1917 में महात्मा गांधी के बिहार दौरे के बाद नील बागानों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा, ये किसानों का कहना था। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। W.S. सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष थे। नील आयोग के अध्यक्ष पूछ दिया जाए, W.S. सीटन कार, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? पूछते हैं। हाजी मुल्ला बताते हैं, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। श्री साले कहते हैं, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला कहते हैं, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। ये नील आयोग की रिपोर्ट थी। तो इस तरह से जो है आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है और चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। कल हम लोग जो है चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे। देख रहे हैं, यदि कोई बिंदु छूट गया हो तो उसको भी देख लिया जाएगा। बीघा, देखिए बीघा क्या होता है? जमीन की एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। तो 1/3 एकड़ को 1 बीघा कहा जाता था। ठीक, यही बीघा होता था। तो इस तरह से दोस्तों सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो।